नमस्कार दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सीधी बात सौरभ के साथ में। इसमें हम बात करते हैं दिन भर के अहम मुद्दे पर और मुद्दा आज का हमारा है कि योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ उनके विधायक क्यों बयान दे रहे हैं, कोई ट्वीट कर रहा है, इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक नई चाल खेल दी है, एक नया ऐलान किया, बड़ी घोषणा की है कि जितने शिक्षक हैं उनकी सैलरी को 22% बढ़ा दिया। अब आप सोचिए, जिस वक्त में सभी की नौकरियां जा रही है, किसी की नौकरी नहीं बची है, सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे वक्त में नीतीश कुमार की तरफ से शिक्षकों की सैलरी 22% बढ़ा देना, जिस वक्त में कोरोना काल में सैलरियां काटी जा रही हैं, लोगों की सैलरी कट हो रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, हर जगह पे सैलरी में कट ऑफ देखने को नजर आ रहा है। लेकिन आखिर नीतीश सरकार किस आधार पर सैलरी बढ़ाने की बात का ऐलान कर दिया है, ये बेहद सोचने वाला विषय है कि नीतीश सरकार ने 22% शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हम आपको इस खबर को डिटेल से बता देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने मुख्य एजेंडे पर, मुख्य खबर पर। जो हमारा मुख्य खबर है, योगी के सरकार के खिलाफ उनके विधायक ही आखिर ट्वीट क्यों कर रहे हैं, उनके सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, उस पर आएंगे। लेकिन पहले बताया, बिहार में जो विधानसभा चुनाव उससे पहले बहुत बड़ा दांव खेला है। नीतीश कैबिनेट ने नियोजित शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। मंगलवार की हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया, शिक्षकों के वेतन में 22% का इजाफा किया है। नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इस फैसले के बाद सरकार के खजाने पर 2765 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कैबिनेट में नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली पर भी मुहर लगा दी गई है। नई सेवा शर्त नियमावली के तहत लागू होने के बाद नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन और स्थानांतरण जैसी सुविधाओं का भी लाभ दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर नई सेवा शर्त नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो ये लगातार है, देख लीजिए, जिस वक्त में कोरोना काल में जब सभी कंपनियां, चाहे प्राइवेट कंपनियां हो चाहे सरकारी नौकरियां हो, सब जगह में सैलरी में कट ऑफ हो रहा है। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव है, बिहार में चुनाव है, तो कैसे वोटर्स को अपनी ओर खींचा जाए, इस चीज को लेकर के इस तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की सैलरी को 22% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो ये बेहद अहम खबर है, इसको आप चुनाव से जोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन एक चीज और समझिए आप कि जब यहां पर जिस वक्त में सब जो सैलरी कट ऑफ हो रही है, जब सरकारें, राज्य सरकारें, जब सरकार की ओर से शराबबंदी की गई तो उस वक्त सरकारें कह रही थी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सरकार चलाने को पैसा नहीं बच रहा है, मतलब इनकम बहुत लो हो गई है, राज्य की राजस्व आना बहुत कम हो गया है। उस वक्त में जब 2765 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दबाव पड़ना सरकार के ऊपर, ये कहां तक की आप सोचिए, कहां तक की ये चुनावी एजेंडा नहीं है तो क्या है। एक तरीके से देखा जाए, आखिर सरकारों को अपने आखिरी कार्यकाल के कुछ महीने पहले ही लोगों का ख्याल क्यों आता है, ये बात भी सोचने वाली है। उससे पहले 5 साल के कार्यकाल में आपको नियोजित शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का ख्याल नहीं आया कि आप सैलरी उनकी बढ़ा दीजिए, लेकिन अभी आपको अचानक से ख्याल आया कि भैया नियोजित शिक्षकों की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। तो 15 अगस्त को गांधी मैदान में अपनी भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि नियोजित शिक्षकों की नई सेवा शर्तावली जल्द लागू कर दी जाएगी। लेकिन इतनी जल्द लागू कर दी जाएगी, इस बात का भी अंदाजा लोगों को नहीं था कि 15 को सोचा और 18 को कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान कर दिया गया। अब 3 दिन में नई गाइडलाइन भी जारी हो जाएगी। कोरोना संकट के बीच बिहार के अगले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अगले 3 दिन के अंदर गाइडलाइन तैयार कर देगा। मतलब बिहार चुनाव का बिगुल बजने वाला है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग कल नई गाइडलाइन जारी कर देगा। किस तरीके से चुनाव आयोजित कराए जाएंगे, इसको लेकर के चुनाव आयोग है वो जानकारी देगा, लोगों को बताएगा। बूथ मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे बूथ पर लोग वोट देने आएंगे, कैसे सुरक्षा हो, इस बात की जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने तय कर ली है। कैसे चुनाव प्रचार होगा, इस बात की भी जानकारी चुनाव आयोग देगा कि आखिर आप प्रचार कैसे करेंगे, क्योंकि
जैसे मान लिया कि अगर वर्चुअल की आप बात कर रहे हैं तो बिहार में अभी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की गति उतनी अच्छी नहीं है जहां पे आप प्रचार वर्चुअली कर सकें, ऑनलाइन कर सकें। तो ऐसे में उन पिछड़े इलाकों तक की, उस आखिरी व्यक्ति तक की चुनाव प्रचार कैसे पहुंच पाएगा, एक प्रत्याशी की बात कैसे उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पाएगी, इस बात को सुनिश्चित कैसे किया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो इस देश में अभी जो आप देखिए ताजा सर्वे आप लोगों को लगातार नजर आ रहा हो, क्योंकि फेसबुक के अभी जब हुआ तो फेसबुक तकरीबन 29 करोड़ लोग इस देश में चलाते हैं, इस देश में, पूरे देश में। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अभी ऐसे कई इलाके हैं जहां पे बहुत पिछड़ापन है, जहां पर तकनीक छोड़िए, जहां पर अभी बहुत जगह कई गांव हैं जहां पर बिजली तक नहीं पहुंची है। इसके बावजूद वहां पर अगर ऑनलाइन कैसे होगा, कैसे लोग देख पाएंगे, इसको लेकर के सवाल खड़ा होता है। तो कल गाइडलाइन जब आती है चुनाव आयोग की तो एक नया तरीका होगा, क्योंकि अब सवाल खड़ा करना ठीक है लेकिन ऐसे में विकल्प ढूंढना भी होगा, क्योंकि ऐसे में जरूरी भी हो गया है कि अगर ऐसे सिचुएशन आते हैं, कोरोना जैसी महामारी पैंडेमिक फैली है, तो कैसे हम ऐसे माहौल में नई चीजें आ रही, नई चीजें उभर कर आ रही, हो सकता है चुनाव करने की तरीका ही यही हो जाए, इसी तरीके से चुनाव कराया जाए। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक की होते आए, ब्लैक्स बेल्ट होल्डर लगते रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगते रहे, उससे एक तो शहर काफी गंदा हो जाता, शहर देखने में बदसूरत हो जाता है। तो ऐसे में अगर डिजिटली कोई चीज किया जाता है तो शहर की खूबसूरती बरकरार रहेगी और शहर देखने में भी सुंदर लगेगा, चुनाव प्रचार भी हो जाएगा और वोट के वोट आपके चुनाव भी हो जाएगा और शहर की खूबसूरती भी नहीं बिगड़ेगी और चुनाव आयोग को पहले जितना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। डिजिटली वो सभी चीज को हैंडल किया जाएगा और उसके बाद में चुनाव करा दिया जाएगा। अब देखिए जो प्रारूप हो सकता है वो हम आपको बता दें क्या प्रारूप हो सकता है। बूथ जो है वो ज्यादा बनाए जाएंगे, हर बूथ पर जो पर्चियां दी जाएंगी वोटर्स को वोट डालने के लिए, वो तय किया जाएगा कि एक समय में वोट डालने के लिए ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। उस समय लाइन लगाई जाएगी, एक समय तय किया जाएगा, इतने समय में इतने वोटर्स देने वोट आएंगे, उस हिसाब से धीरे धीरे वोट देने की प्रक्रिया की जाएगी। और जो अधिकारी होंगे पीपीई किट पहनकर बैठेंगे, मास्क पहन के बैठेंगे, मतलब वो पूरी तरीके से अपने आप को दुरुस्त रखेंगे। इस तरीके से करके चुनाव हो सकता है बूथ लेवल पर, हो सकता है मोहल्ले मोहल्ले वोटिंग करवाई जाए। इस तरीके चुनाव की प्रक्रियाओं को नई पहल के तरीके से करना पड़ेगा। और अब इस सोचने का वक्त आ गया है कि चुनाव को कुछ इस तरीके से कराया जाए जैसे कि इस तरीके का माहौल का असर ना पड़े। इतने सारे प्रत्याशी जो खड़े होते हैं उन प्रत्याशियों की संख्या पर भी पाबंदी लगे। अभी आपको याद होगा कि जब तेलंगाना में चुनाव हो रहा था तो सीएम जो केसीआर थे उनकी बेटी के खिलाफ तकरीबन हल्दी के जो किसान थे वो तकरीबन 113 हल्दी के किसान चुनाव में खड़े हो गए थे। तो वहां पे 3 से 4 वहां पे बैलेट से वोटिंग करानी पड़ी क्योंकि ईवीएम में इतने सारे प्रत्याशी नहीं आ सकते थे। तो इस देश में प्रत्याशियों को पहले प्रत्याशी चयन का एक पैरामीटर होना चाहिए, प्रत्याशी चुनने का एक नजरिया होना चाहिए, प्रत्याशी चुनना का एक पैरामीटर होना चाहिए, प्रत्याशी क्या है। लेकिन हमारे पैरामीटर क्या है, उसकी उम्र, अगर सांसदीय चुनाव लड़ रहा है या विधानसभा चुनाव लड़ रहा है तो उसके चुनाव के हिसाब से 25 साल की उम्र होनी चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। बस इस तरीके की होती है और अपना सिक्योरिटी देकर के वो पर्चा दाखिल कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए। पैरामीटर ये भी तय करना चाहिए कि पहले उसकी प्रत्याशी उम्मीदवारी को तय किया जाए। लेकिन उम्मीदवारी तय कौन करता है? उम्मीदवारी तय करते हैं विभिन्न पार्टियों के आला अधिकारी, आला कमान के आला नेता तय कर देते हैं कि भैया फला आदमी वहां से चुनाव लड़ सकता है, उसको टिकट दे दी जाती है और ये भी सारी बातें होती रहती हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत कुछ जाहिर करेगा, अपने आप में बहुत बड़े पैरामीटर सेट करेगा और चुनाव आयोग जब कल इस बात की गाइडलाइन तैयार कर देगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये चीजें सही है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे आईएएस पीसीएस में लग करके उस चुनाव को सजा देंगे, सलाह देंगे, उसके बाद में उस चीज प्रक्रिया को अप्लाई किया जाएगा। देखते हैं कल जब गाइडलाइन आती है हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम अपनी खबर पर आ जाते हैं। सवाल जो आज हम कर रहे हैं, आखिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विधायक उन्हीं से सवाल क्यों करने लगे हैं, उन्हीं के खिलाफ ट्विटर, उन्हीं की पुलिस के खिलाफ ट्विटर पर ट्वीट क्यों करने लगे हैं, और वो भी कहीं दूर से नहीं, उन्हीं के विधायक मतलब हमारे सीएम के गृह जिले गोरखपुर से ही विधायक हैं राधा मोहन, उन्होंने ट्वीट किया है। और किस मामले में ट्वीट वो भी हम आपको पूरा बता देते हैं। लखीमपुर से विधायक मोहनदास अग्रवाल जो है राधा मोहनदास, उन्होंने ट्वीट किया है, लखीमपुर वाले मामले पे उन्होंने ट्वीट किया है और पुलिस पर सवाल या निशान खड़ा किया है। हम आपको पूरा मामला पहले आपको सुना देते हैं क्या है जो हमारे प्रोड्यूसर्स ने आपके लिए लिख के भेजा है। तो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की कार्य प्रणाली पर योगी के सिपह सलार ही अब सवाल या निशान उठाने लगे हैं।
कोई विधायक खुलेआम बयानबाजी कर रहा है तो कोई ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विधायक ने अपनी सत्ताधारी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाया है। ऐसे कई विधायक हैं जिन्होंने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। लखीमपुर में हर्ष फायरिंग में हुई मौत के मामले में एक इंस्पेक्टर द्वारा सोनू खान नाम के एक आरोपी को बचाने का मामला सुर्खियों में आया, तो इस घटना को संज्ञान में लेते हुए योगी के गृह जो है, योगी के गढ़ गोरखपुर के सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने ट्वीट कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कुछ घंटे बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कॉल विधायक राधा मोहन दास के पास आया। उस कॉल के बाद दोबारा राधा मोहन दास अग्रवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि मामला डीजीपी के संज्ञान में है, देखना है कि कार्रवाई में क्या प्रगति होती है। आपको एक बात यहां पे साफ कर दें कि जो राधा मोहन दास है उनका लखीमपुर से कुछ लेना देना नहीं है और गोरखपुर से लखीमपुर खीरी की दूरी तकरीबन 300 किलोमीटर की है। तो ऐसे में आखिर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, अपने सरकार के ऊपर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, इसको लेकर के सवाल तो मन में उठ ही रहा है। उसके बाद में और एक विधायक है राकेश राठौर, उन्होंने भी अपने विधायक को नाराज दिखाया, अपने सरकार से नाराज दिखे हैं। सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक हैं देवमणि द्विवेदी एक नए मामले में चर्चा में हैं। इन्होंने ब्राह्मण मामले पर अपनी पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में मारे गए ब्राह्मणों की संख्या को लेकर सवाल किया है। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न के लिए आवेदन किया है कि जिसमें बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने यह जानने की मांग की है कि पिछले 3 वर्षों में कितने ब्राह्मण मारे गए हैं, इस अवधि में कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। विधायक ने आगे पूछा है कि क्या राज्य सरकार ने ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है या नहीं, और क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर ब्राह्मणों को हथियार लाइसेंस प्रदान करेगी। उन्होंने सरकार से उन ब्राह्मणों की संख्या के बारे में पूछा है जिन्होंने सशस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। यह संभवतः पहली बार हुआ है कि किसी विधायक ने ऐसा सवाल किया हो जो पूरी तरह से जातिवादी है। सुल्तानपुर के लंबुआ सीट से पहली बार विधायक बने द्विवेदी हाल ही में खबरों में तब आए थे जब वह बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी के समर्थन में अलीगढ़ गए थे, जो कि पुलिस के साथ विवाद में शामिल थे। तो ये पहला मामला होगा, ये पहली बार विधायक चुनकर आए हैं। और देखिए ये युवा विधायक हैं, इनकी ओर से जब जातिवाद को लेकर के पहली बार विधानसभा में एक ऐसा सवाल पूछा जाता है जो पूरी तरीके से जातिवाद हो। उनका कहना यह है, उन्होंने सवाल यह खड़ा किया था कि योगी सरकार की तरफ से ब्राह्मणों का जो अभी तक एनकाउंटर उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण रहे हैं, सबसे ज्यादा आरोपी गिरफ्तार ब्राह्मण किया, तो क्या ब्राह्मणों के ऊपर ही सारी कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांग ली कि ये बताइए कितने ब्राह्मण आपने गिरफ्तार किए, कितने अन्य आरोपी गिरफ्तार हुए। उसके साथ में इन्होंने ऐसे बात करके, ये बहुत ही बुरी चीजें हैं। मैं सुल्तानपुर से विधायक और सुल्तानपुर की जनता के अच्छे भविष्य की कामना करता हूं और चुनाव जब आए तो ऐसे विधायकों को सबक जरूर सिखाइए। सीतापुर शहर सीट से विधायक राकेश राठौर भी अपनी सरकार से नाराज रहने की चर्चा में हैं। पिछले कुछ समय से वायरल हुए उनके ऑडियो से इस बात का प्रमाण है, जिसमें से एक को लेकर बीते अप्रैल माह में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर महासचिव विद्यासागर सोनकर द्वारा उन्हें कार्य बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। तो हमने आपको 3 विधायक बता दिया। गोरखपुर सदर से विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, वो उन्होंने सवाल खड़ा किया लखीमपुर वाले मामले को लेकर के, जबकि लखीमपुर गोरखपुर से 300 किलोमीटर दूर है। दूसरे विधायक सुल्तानपुर के ही हैं देवमणि द्विवेदी, जिन्होंने ब्राह्मणों को मुद्दा बना करके उस सरकार को घेरने की कोशिश की है। तीसरा मुद्दा, तीसरे विधायक है सीतापुर शहर सीट से विधायक हैं राकेश राठौर, जो भी अपनी पार्टी से नाराज चले, जिसको लेकर स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कार्य बताओ नोटिस भी जारी कर दी है। राकेश राठौर जो हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। उन्होंने कोरोना काल के दौरान अपने संगठन के कार्यकर्ता से पीएम मोदी के थाली बजाओ कार्यक्रम का काफी मजाक बनाया था, जिस पर पार्टी ने उन्हें नोटिस भेज दिया था। इसके अलावा सरकार में सुनवाई न होने, गलत नीतियों का डर, दिल्ली व झारखंड में हार, ब्राह्मणों को बीजेपी से जोड़ते हुए अपशब्द के ऑडियो को लेकर विधायक चर्चा में रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गोपामुख विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश भी लगातार सोशल मीडिया पर अपनी सरकार की घेराबंदी करते नजर आ रहे हैं। सीधी बात और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिना किसी का दबाव माने सोशल मीडिया पर अपनी सरकार को घेरने के आरोप में पार्टी द्वारा उन्हें कार्य बताओ नोटिस भी जारी किया है। लेकिन उसके बाद भी समय समय बीजेपी विधायक अपनी सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं चूकते हैं। इस बार उन्होंने अलीगढ़ प्रकरण का हवाला देते हुए सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षित रखने की
थाने और अधिकारियों के पास न जाने की बात लिखी। अलीगढ़ के बीजेपी विधायक के साथ साथ मारपीट प्रकरण पर उन्होंने 5 दिन पहले 13 अगस्त को अपनी सरकार को घेरते हुए यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा, प्रोटोकॉल के अनुसार विधायक का मुख्य दर्जा मुख्य सचिव के बराबर है। अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करनी है तो इस समय विधायकों को थाना तथा अधिकारियों के पास नहीं जाना चाहिए। इसके अगले दिन 14 अगस्त को उन्होंने अलीगढ़ प्रकरण संबंधित मामले पर वीडियो डालते हुए फिर अपनी सरकार की चुटकी लेते हुए लिखा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा भी दिन आएगा, एक दरोगा एमएलए से तू तेरे तुझकर कह के हाथ पैर भी तोड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक पर कुछ तो कृपा कीजिए, आप ही विधायकों के संरक्षण और नेता हैं, हम लोग जाएं तो जाएं कहां, इस दरोगा पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। तो ये एमएलए साथ मारपीट वीडियो डालते हुए उन्होंने अपना ये लिखा था, उन्होंने तंज करते हुए चुटकी ली थी और उन्होंने वही दोहा लिखा था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा भी दिन आएगा, एक दरोगा एमएलए से तू तेरे तुझको कह करके हाथ पैर भी तोड़ेगा। तो ये कहते उन्होंने कहा कि आपके हम संरक्षण में, आप ही बचाइए, कैसे हो सकता है। इससे पहले 25 अप्रैल को विधायक श्याम प्रकाश ने ही हरदोई में कोरोना के लिए यूपी में सबसे पहले 25 लाख रुपए स्वास्थ्य विभाग को देकर अपने विधानसभा में सैनिटाइजर, मास्क व अन्य आवश्यक चीजों के वितरण के लिए दिए और उसके बाद उस राज्य का कोई हिसाब न मिलने पर जिला प्रशासन से अपनी विकास निधि के उपयोग में भ्रष्टाचार की आशंका जताकर हंगामा खड़ा कर दिया। 26 अप्रैल को उन्होंने सीतापुर विधायक के ऑडियो प्रकरण के आहत होकर राजनीति से संन्यास लेने की इच्छा जता थी। बीजेपी संगठन के निशाने पर आने के बाद 28 अप्रैल को पार्टी संगठन की तरफ से उन्हें शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हरदोई से जो बीजेपी सांसद हैं जयप्रकाश रावत ने कोरोना वायरस से अपनी निधि से वेंटिलेटर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। वेंटिलेटर की समस्या को हरदोई किसी सांसद समर्थक एक फेसबुक यूजर प्रियम मिश्रा ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर सांसद और विधायक निधि से वेंटिलेटर खरीद का मामला उठाते हुए लिखा था कि जो पैसा सांसद और विधायकों ने अपनी निधि से दिया उससे अगर हरदोई जिला चिकित्सालय में एक वेंटिलेटर मशीन लग जाए तो लोगों को कोरोना के बाद राहत मिलेगी। इसी पोस्ट पर गोपा मऊ से जो भारतीय जनता पार्टी विधायक हैं श्याम प्रकाश, जो अपने कमेंट्स लगातार बने हुए हैं, उन्होंने लिखा कि सब कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया। विधायक के कमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयप्रकाश ने भी कमेंट करते हुए लिखा कि मैंने अपनी निधि से इस शर्त पर दी थी कि एक वेंटिलेटर खरीदा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निधि कहां गई पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने त्रिप्रेश मिश्रा नामक एक यूजर को संबोधित करते हुए लिखा कि जब ऊपर से यह निर्देश होगा कि अधिकारी अपने विवेक से काम करें तो हमको कौन सुनेगा। हमने अपने 30 साल के कार्यकाल में ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं की। विधायक श्याम प्रकाश तो लगातार कोई ना कोई पोस्ट और कमेंट करते रहते हैं। सांसद के पहली बार इस तरह का सोशल मीडिया पर किया गया कमेंट चर्चा का विषय बन गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा कि कोई विधायक नाराज नहीं है क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल जनसेवा करना है। हमने लॉकडाउन के दौरान लोगों की आर्थिक सहायता की, करोड़ों लोगों को मुफ्त खाना दिया, प्रवासी मजदूरों की मदद की। अभी सत्र शुरू होगा और आप देखेंगे कि किस तरह से सभी विधायक एकजुट हैं। ये सिर्फ मीडिया द्वारा खबरें बनाई जा रही हैं। तो आपको हमें बता देते हैं पहली बात तो कि 20 तारीख के बाद से, मतलब आज 18 हो गया, 2 दिन बाद से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और उससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायकों के साथ में बैठक ले रहे हैं। तो मुद्दा इसका मतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हीं सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे कि आखिर आगे क्या किया जाए। क्योंकि आपको हम एक बता दें, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कंट्रोल को करने को लेकर के उन्होंने आदेश दिया कि जो जिला कलेक्टर हैं, जो जिले के कलेक्टर हैं, वो लोग अपने विवेक से काम करेंगे। जिस तरीके से कोरोना को मैनेज कर सकते हैं वो करें। इस बात से बहुत सारे विधायक आहत हो गए, बहुत सारे सांसद नाराज हो गए। उनको लगा कि उनको सुनने वाला है, उनको मानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस समय में लॉकडाउन लगाने का, हटाने का अधिकार जिले में कलेक्टर को दिया गया है। तो इसी बात से नाराजगी जाहिर करते हुए अभी कुछ विधायक हैं जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए जो जिले का जिम्मेदार व्यक्ति हो, जिसको इस बात के नियुक्त किया गया है। जन नेता किस तरीके से फैसला लेते हैं, किस आधार पर फैसला लेते हैं, ये आप इसका उदाहरण आप दिल्ली में देख सकते हैं, मुंबई में देख सकते हैं
और हर जगह पे देख सकते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी, एक जिला अधिकारी अपने बुद्धि विवेक से जब फैसला लेगा तो यकीनन वो सही फैसला होगा। और अभी तक की जैसा मामला सामने नजर आ रहा है उसे भी साफ सही दिख रहा है कि कलेक्टर की ओर से लिए गए फैसले के आधार पर हर जिले में कोरोना की संक्रमण रुकने की पहल कम हो रही है। वहीं पर अगर नेताओं को देखा जाए तो वही मास्क बांटने के बहाने उसके साथ भीड़ दिखती है, कहीं सैनिटाइजर बांटने से उसके भीड़ दिखती है। तो इस तरीके से नेता चुनावी और उनको लोगों से घिरे रहना पसंद है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग जैसी शब्दों को उतना महत्व तो नहीं समझ में आता है। बहुत सारे विधायकों, बहुत सारे लोगों ने ऑफ कैमरा तो यहां तक भी कह दिया कि कोरोना जैसे से कोई खतरा नहीं है, हम तो लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं। तो अब इन विधायकों के साथ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बात करेंगे और क्या इनको निर्देश देंगे और क्या कहेंगे, ये भी बात होगी। सवाल ये खड़ा होता है कि मुद्दा आपके विधानसभा क्षेत्र से 300 किलोमीटर दूर का है, उसके बावजूद आप उस मुद्दे पर भी अपने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से बात करते हैं और फिर ट्वीट करते हैं। तो आप एक विधायक हैं, आपको अपनी विधानसभा से मतलब होना चाहिए, आपको अपने विधानसभा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो राधा मोहन दास अग्रवाल का इस तरीके से इन्वॉल्व होना, जबकि वो वहीं से विधायक हैं जहां से योगी आदित्यनाथ कभी सांसद हुआ करते थे। तो ये पूरा का पूरा गोरखपुर हमारे मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। तो ऐसे में इस तरीके के सवाल उठाना, इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, ये बेहद वो है। अब इसमें जब बैठक होगा, मानसून सत्र होगा, तो अब यहां पे एक बात और कहने की बात है कि अभी तक की आपने मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल क्राइसिस देख लिया, सियासी घमासान देख लिया, मध्य प्रदेश में देख लिया, महाराष्ट्र में देख लिया, राजस्थान में देख लिया, तो कर्नाटका में देख लिया। अब मुझे लगता है कि अब आपको उत्तर प्रदेश में भी सियासी घमासान देखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों के बाद में जब मानसून सत्र से स्टार्ट होगा, शुरुआत होगी, उस वक्त में आपको ये नजर आएगा कि वहां पर ये विधायक जो अभी तक की सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास को निकाल रहे हैं, ऐसे में वो विधानसभा सत्र में जब उनको बोलने का मौका मिलेगा तो वहां पर अपनी बातें कैसे रखेंगे? सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार के साथ जाएंगे? यहां पर एक विधायक जो हैं, जो कि सीतापुर से हैं, मैं उनकी घोर निंदा करते हुए इसलिए कहता हूं लगातार, राकेश राठौर है, नहीं माफ कीजिएगा, राकेश राठौर नहीं है, ये विधायक है सुल्तानपुर से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी। तो देवमणि द्विवेदी जैसे विधायक जो पूरी तरीके से जातिवाद को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, ऐसे विधायकों की मानसिक स्थिति, मनोदशा, देवमणि द्विवेदी जैसे विधायकों को बनाने वाले लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, ये कोई आपके ब्राह्मण हितैषी नहीं है, ये कोई आपके किसी व्यक्ति के हितैषी नहीं है, ये कोई जाति की हितैषी नहीं है। जो जाति की राजनीति करता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो उस जाति का हितैषी है, इसका मतलब यह है कि वो किसी तरीके से सत्ता में रहना चाहता है, चाहे जो भी उसे करना पड़े, उससे अगर अपने जाति वालों उसको लड़ाना भी पड़े, अगर उन बिरादरियों के अंदर वैमनस्यता डालनी पड़े, उनके अंदर नफरत का जहर घोलना ही पड़े, तो उनको वो भी मंजूर है। तो देवमणि द्विवेदी जैसे नेता और देवमणि द्विवेदी जैसे और भी अन्य नेता जो हैं, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो किसी मरने वाले, किसी पीड़ित में उसका धर्म ढूंढ लेते हैं, किसी आरोपी में भी उसको धर्म ढूंढ लेते हैं, तो क्या सजा का ऐलान, क्या सजा देने का प्रावधान जाति के आधार पर किया जाए? ये पूछ कर किया जाए कि ये दलित है तो इसको सजा कैसे दी जाए, ये ब्राह्मण है तो इसको क्या सजा होगी, ये क्षत्रिय है तो इसको क्या सजा होगी, ये वैश्य है तो इसको क्या सजा होगी? तो इस बात को लेकर के देवमणि द्विवेदी जैसे विधायक, जो कि युवा विधायक हैं, इस तरीके की बात करते हैं, और इनका समर्थन करने वाले लोगों को भी अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि जो भी लोग, चाहे मैं आपको बताऊं, चाहे वो मायावती रही हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, या कोई भी, जो भी व्यक्ति ने एक जाति को, स्पेसिफिक जाति को लेकर राजनीति करने की शुरुआत की, वो अंत हो जाता है और समाप्त हो जाता है। देखिए, ये इनका कोई मकसद ये नहीं है कि ये देवमणि द्विवेदी जो है कि उनसे पहले वो ब्राह्मणों के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, वो चाहते हैं कि ब्राह्मणों को इंसाफ मिले। ये बताइए कि ब्राह्मण, अगर आपको इंसाफ चाहिए तो कानून बैठा है, संविधान बैठा है, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के ऊपर सारा चीजें आरोप होता है। अब जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, इसी को हेट स्पीच कहते हैं। तो देवमणि द्विवेदी जैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे सवालों को तो पहली बार रद्द करना चाहिए, उसके बाद में
सीएम योगी आदित्यनाथ को इनके ऊपर विधानसभा की संवैधानिक कार्रवाई करते हुए देवमणि द्विवेदी की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि देवमणि द्विवेदी जिस तरीके के सवाल कर रहे हैं यह बेहद वैमनस्यता है। मतलब कल देवमणि द्विवेदी इस तरह के सवाल कर रहे हैं, वहीं पर जो राकेश राठौर हैं उनको लग रहा है कि पिछड़े वर्ग से आते तो उन्होंने इस पर लेकर सवाल करना शुरू कर दिया। तो अगर क्या विधायक आप बने हैं विकास करने के लिए या अपने जाति वालों का विकास करने के लिए, एक स्पेसिफिक जाति का विकास करने के लिए? आपके लिए विधानसभा क्षेत्र का हर एक नुमाइंदा, हर एक व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी जाति का है। लेकिन जब इस तरीके सवाल करते हैं तो क्या देवमणि द्विवेदी ये बताएंगे क्या उन्हें केवल ब्राह्मणों का वोट मिला था? वो उस वक्त क्यों नहीं कहते हैं? अब यहां पे ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं सभी से बात रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत दरख्वास्त करता हूं और भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये बात कहता हूं कि ऐसी राजनीति करने वाले राजनेताओं को आप आगे बढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ते जाएंगे तो यकीन मानिए ये ना आपके जाति का भला कर पाएंगे, बस ये अपना भला करते हुए नजर आएंगे और आप आपसी वैमनस्यता, आपसी सामाजिक भाईचारे को खोते जाएंगे और इतनी नफरत से ग्रसित हो जाएंगे तो आपको ये दुनिया इतनी बुरी लगने लगेगी, आपको लगेगा हर चीज ब्राह्मण के खिलाफ हो रहा है, हर चीज दलित के खिलाफ हो रहा है, हर चीज पिछड़ा वर्ग के खिलाफ हो रहा है। लोगों को लोगों की काबिलियत से पहचानना सीखिए, जातियों से नहीं, क्योंकि धर्म और जाति केवल आपकी आहत है, आपकी पहचान है, मानते हैं आप जन्म से जिसमें आपका अधिकार नहीं था, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना आपकी जिम्मेदारी है, एक अच्छे व्यक्तित्व को निखारना वो आपकी जिम्मेदारी है। जातियों को लेकर के लड़ना, आपको याद है आप इस देश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, क्या देवमणि द्विवेदी इस बात को भूल गए हैं? आप उस देश में रहते हैं जहां के आजादी को, जहां के संविधान की संरचना रामराज की कही गई, तो रामराज ऐसा नहीं था। अगर आप रामराज बनाने की बात करते हैं तो रामराज इस तरीके से नहीं था। रामराज का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति एक इंसान है, जहां सभी को सुखी होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुर्भाग्यः, इस तरीके सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर के नेताओं काम कर संविधान की शपथ लेते हैं। अब मैं आपको और बड़े नेताओं को ले जाता हूं, जैसे देवमणि द्विवेदी बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक सांसद है, AIMIM के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको भी ये लगता है कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन इन ऐसे नेताओं के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए इनको जेल में डाल देना चाहिए, इनकी सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की इनकी तरफ से बातें की जाती हैं वो बेहद निंदनीय है और ऐसे लोग समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, समाज के भाईचारे को नष्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा यही अपील है कि आप लोग देवमणि द्विवेदी, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम ऐसे नेता जो किसी जाति को लेकर के बात करते हैं, इतनी हिम्मत देखिए इस देश में रहते हुए जहां पे आपके पास में अधिकार है तो आप अधिकार का गलत फायदा उठाते हुए ये सवाल विधानसभा के पटल पर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने ब्राह्मणों को सजा दी गई, कितने ब्राह्मणों को जेल डाला गया। अरे भाई, जो गुनाह करेगा वो सजा पाएगा, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, किसी भी जाति का होगा उसको सजा मिलेगी। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि अगर आपको ब्राह्मणों से इतना लगा हो तो आप क्या मानते हैं कि विकास दुबे निर्दोष था? विकास दुबे अगर ब्राह्मण था क्या वो निर्दोष था? उसका एनकाउंटर हुआ, उसको सजा मिली, उसको जैसी भी सजा मिली। तो इस बात को कहना कि क्या ब्राह्मणों के साथ ही अन्याय हो रहा है? अन्याय नहीं हो रहा है। जो आरोपी है, जो दोषी है, जो जिसने गुनाह किया है उसको सजा देने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। प्रशासन का और कानून का यही नियम भी है। अब कल आप हर चीज में धर्म जब खोजने लगेंगे, हर चीज में आपको दिखने लगेगा, तो यकीन मानिए जब आप बीमार होंगे, जब आपके साथ में ऐसी कोई क्रिटिकल केसेज आएगा और जब आप हॉस्पिटल जाइएगा तो वहां पहले कहिएगा कि एक ब्राह्मण है। यही जो द्विवेदी जी हैं, देवमणि द्विवेदी जी हैं, यही जब हॉस्पिटल जाएंगे, जब बीमार होंगे तो कहेंगे कि भैया हमारे लिए डॉक्टर आएगा तो ब्राह्मण ही होना चाहिए, हमें जो वार्ड बॉय आएगा वो द्विवेदी होना चाहिए, जो अस्पताल होगा वो कोई ब्राह्मण का ही होना चाहिए। तो इस तरीके से नहीं होता। समाज हर धर्म, हर जाति के लोगों से मिलकर बनता है, तभी तो इस भारत की, इस हिंदुस्तान की खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है। पूरी दुनिया इसकी तरफ आकर्षित क्यों होती है? इसी वजह से। लेकिन कुछ चंद इस तरीके से देवमणि द्विवेदी जैसे बीमार दिमाग के विधायक हैं और ऐसे लोगों को लेकर के मैं ऐसे कड़े शब्द का इस्तेमाल ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस तरीके के विधायकों को आपको समझना होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी।
तो दोस्तों आज का लाइव आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा, हमें बताइएगा। आज के लिए हम अपना खबर यही खत्म करते हैं और आपको कुछ और बड़ी खबरों को लगातार हेडलाइन के साथ में आपको फटाफट खबरों के अंदर बताते हैं। और सबसे बड़ी खबर जो आपको बता दें अंत में, कार्यक्रम के अंत में, वो खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच हो या ना हो, या मुंबई पुलिस अकेले ही काफी इस मामले का निपटारा करने के लिए, इसका फैसला कल सुप्रीम कोर्ट सुबह 11 बजे सुनाएगी। तो सुशांत मामले में सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी, इसका फैसला कल सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट सुना देगी। तो इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आपको ये बता दें कि सीबीआई जांच केंद्र के निर्देश पर पहले से जारी है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रोक लगा देता है और पुलिस को जांच करने को कहता है, क्योंकि उस पुलिस को जांच करने की बात करने को कह रहे हैं जो पुलिस ये कह रही थी कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के बीच कोई रिश्ता नहीं है, उनकी कोई बातचीत नहीं होती थी, सुशांत दिशा को पहचानता भी नहीं था। और आज अप्रैल 2020 का चैट सामने आया जिसमें वो दोनों एक किसी एडवर्टाइजमेंट को लेकर के बात कर रहे थे। तो ये मुंबई पुलिस की उस थ्योरी को धराशायी कर दिया जिसमें ये कहा गया था कि दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो कल जब फैसला आएगा तो मुझे जो उम्मीद लगती है, खबर एक्सक्लूसिव जो बात कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच को बरकरार रखा जाएगा और सीबीआई जांच की ही आगे कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। तो दोस्तों इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। और योगी अभी अपने विधायक साथ बैठक कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ निकल के आ रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। और आप लोग अपने संदेशों भेजते रहिए। और अंतिम में, कार्यक्रम के अंत में, हम अपने दर्शकों का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, जिन्होंने कमेंट किया है, उन लोगों का नाम ले लेते हैं। और जिन्होंने कमेंट नहीं किया है वो जुड़े रहे, उन सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग जुड़े उनका नाम मैं ले लेता हूं। राजकुमार गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, दिव्यांशु कुमार गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, संस्कृति गुप्ता जी थैंक यू, सुनील कुमार गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बबिता गुप्ता जी धन्यवाद। और इसी लोगों ने हमें बहुत किया है। सुनील कुमार गुप्ता ने आखिरी में हमें वेरी नाइस कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की हौसला अफजाई है जिसकी वजह से हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कोई सलाह हो तो आप दीजिए। और लगातार हमारे पास कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो हमारे पेज पर लाइव करना चाहते हैं, अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो आप लोग मैसेज कीजिए। उन सभी लोगों से हमारी टीम जल्द ही बात करेगी और जल्द ही उनको हमारे पेज पर आने का मौका मिलेगा। और आप लोग इस तरीके से प्यार देते रहिए। कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ में रात 8 बजे नए मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ को दीजिए इजाजत। और अपने आप को कोरोना सुरक्षित रखिए, आसपास स्वच्छता बनाए रखिए और देखते रहिए और पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट www.khabarexclusive.com को। और रोजाना लाइव जुड़िए रात 8 बजे सीधी बात सौरभ के साथ में। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ही बहुत ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।